आज हम लोग बात करेंगे शुक्र धातु के बारे में। शुक्र धातु अंतिम धातु होती है। कभी अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तम धातु कौन सी होती है, तो सबसे उत्तम धातु शुक्र धातु होती है, क्योंकि इसका कोई मल नहीं होता है। ये सार रूप में सभी धातुओं का अंतिम जो रूप होता है तो अब इसको शुक्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सफेद रंग का होता है, इसलिए इसको शुक्र कहते हैं। इसके अगर हम पर्याय देखें तो आयुर्वेद में शुक्र जो है रेतस शब्द आया है। रेतस है, तेज, वीर्य, रेतस, तेज, वीर्य और बीज। ठीक है, इतने नामों से शुक्र धातु जो है आई है। शुक्र धातु की निरुक्ति अगर देखा जाए शुक्र धातु की निरुक्ति दो प्रकार से कर सकते हैं। एक है सोचित सच्यते, सोचित सुच्यते, या दूसरी जो निरुक्ति है वीरते विक्रांतो। और शब्द का जो निर्माण हुआ है शुच धातु में रक प्रत्यय होकर शुच धातु में रक प्रत्यय होकर शुक्र शब्द बनता है। शुक्र शब्द बनता है। तो सोचित यानी कि स्रवित होता हो, वीरते विक्रांतो यानी कि जो बल का आधार होता है वो शुक्र होता है। शुक्र बनती कैसे है? इसकी उत्पत्ति मज्जा धातु से होती है। मज्जा धातु, तो यहाँ पर भी आप वही श्लोक लिख सकते हैं, रसाद शुक्रम अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रजायत। तो आज की डेट में अगर बात करें तो क्या है, तो कई लोग शुक्र को सेमाइनल फ्लूइड सीमेन सीमेन से समझते हैं। शुक्र सीमेन जो होता है ये ड्यूरिंग क्वार्टस यानी कि मैथुन के समय से शिश्न से स्राव होने वाला जो पदार्थ होता है वो सीमेन कहलाता है। सीमेन में केवल स्पर्म नहीं होता है। सीमेन में अगर हम देखा जाए तो इसमें कई सारे फ्लूइड मिले होते हैं। इसमें सीमेन में तो 10% के करीब होते हैं। 60% के करीब में सेमाइनल फ्लूइड होता है। जो सेमाइनल वेजाइकल से निकलता है, और 30% के करीब में यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। तो शुक्र जिसको हम आज की डेट में सीमेन समझ सकते हैं, तो वो सीमेन जो है कंपोजिशन अगर उसमें देखें तो 10% ही केवल स्पर्म होते हैं, 60% सेमाइनल फ्लूइड और 30% प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन।
प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन वगैरह जो स्पर्म है मोटेलिटी को बढ़ा, ताकि स्पर्म जो है ज्यादा दूरी तक गर्भाशय में ट्रेवल कर सके और जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइज कर सके। तो ये जो एसेंशियल फ्लूइड होते हैं ये बहुत जरूरी है। केवल अगर आप किसी को स्पर्म, उसके अंदर सेमाइनल फ्लूइड या प्रोस्टेट फ्लूइड ना हो, केवल स्पर्म निकल रहा हो, तो वो स्पर्म जो है कभी भी ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसीलिए सेमाइनल फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सिक्रीशन है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं ओवम के फर्टिलाइजेशन, पूरा ये कंपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है। शुक्र के बारे में कहा गया है कि आचार्य चरक और सुश्रुत ने कहा कि शुक्र बाल्यावस्था से होता है। शरीर में बाल्यावस्था से होता है। बाल्यावस्था से होता है। अगर शुक्र सर्व शरीर में बाल्यावस्था से होता है तो फिर ये दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तो फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। उदाहरण दिया कि जैसे जो कच्ची कलियां होती हैं, जो पुष्प होते हैं, पुष्प कलिका, पुष्प कलिका में सुगंध नहीं होती, परंतु पुष्प खिलने पर सुगंध फैल जाती है। पुष्प खिलने पर सुगंध फैल जाती है। तो उसी प्रकार से जैसे जो पुष्प कलिका है उसमें गंध नहीं है, लेकिन उसके अंदर गंध व्याप्त होती है, लेकिन जब वो खिलता है पुष्प उस तब जाके वो गंध बाहर आती है। उसी प्रकार से बच्चों में बाल्यावस्था से ही शुक्र होता है, लेकिन व्यक्त कब होता है? युवा अवस्था में, जब मैथुन आदि क्रियाएं की जाती है तो उस समय वो व्यक्त होता है। शुक्र से केवल ये नहीं समझना चाहिए कि स्पर्म या सेमाइनल फ्लूइड नहीं समझना चाहिए, स्त्री शुक्र का भी वर्णन है। स्त्री शुक्र, स्त्री शुक्र का जो वर्णन है ये सुश्रुत संहिता में है, लेकिन यह गर्भ उत्पत्ति के योग्य नहीं। स्त्री शुक्र के संबंध में आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जब दो नारियां काम अभिभूत होकर, यानी कि जब जो दो नारियां काम यानी कि मैथुन की इच्छा से आपस में समागम करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसमें अनास्थि गर्भ पैदा होता है। अनास्थि गर्भ यानी कि जिस गर्भ में हड्डी ना हो, तो ऐसा गर्भ हो जाता है जो कि जीवित नहीं रहता है। तो उससे ये स्पष्ट होता है कि आचार्य सुश्रुत ने स्त्री शुक्र की भी कल्पना की है। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि अष्टांग हृदय ने ये कहा है कि जब पुरुष के साथ में स्त्री का संबंध होता है तो उस समय स्त्रियों में भी शुक्र का स्राव होता है। उसी से उन्होंने शुक्र शब्द उसके लिए प्रयोग किया है। लेकिन सारी बातें और पूरा आयुर्वेद शास्त्र ये पढ़ के अगर देखा जाए कि शुक्र केवल स्पर्म या ये फ्लूइड वगैरह है, तो ऐसा नहीं है। हार्मोन भी जो होते हैं, जो सेक्स है, उनको भी हम शुक्र समझना चाहिए। नेक्स्ट, शुक्र का स्थान। शुक्र के स्थान के संबंध में आचार्य चरक ने कहा है कि जिस प्रकार से
जिस प्रकार से गन्ने में यानी कि इच्छु, इच्छु मतलब गन्ने में, इच्छु में रस, दधी में सर्पी यानी कि घी, और तिल में तैल व्याप्त उसी प्रकार शुक्र सर्व शरीर में व्याप्त होता है और मैथुन क्रिया के फलस्वरूप, मैथुन क्रिया के फलस्वरूप शिश्न से बाहर आता है, शिश्न से बाहर आता है। जबकि आचार्य सुश्रुत की अगर हम बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि सप्तमी शुक्र कलाधरा नाम, सप्तमी शुक्र धरा नाम या सर्व प्राणी नाम, या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी, सर्व शरीर व्यापनी। सप्तमी शुक्र धरा नाम या सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापनी। इसका मतलब क्या हुआ कि सुश्रुत ने सातवीं कला को शुक्र धरा कला कहा, सुश्रुत ने सातवीं कला को शुक्र धरा कला कहा, जो सर्व प्राणी यानी कि सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में सर्व शरीर व्यापनी, सर्व शरीर में व्याप्त रहती है, सभी प्राणियों में सर्व शरीर में व्याप्त रहती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए कि संपूर्ण शरीर में जब व्याप्त रहता है, अब शुक्र स्पर्म ही अगर हम केवल लेते तो वो संपूर्ण शरीर में तो व्याप्त नहीं होगा। तो फाइनली इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ से शुक्र जो है वो सेक्सुअल हार्मोन को भी मान सकते हैं। सेक्सुअल हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन जो हैं इनको भी हम शुक्र से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हार्मोन ब्लड में रहते हैं और संपूर्ण शरीर में घूमते रहते हैं। शुक्र का स्वरूप कैसा होता है? शुक्र का स्वरूप, तो शुक्र का स्वरूप
बहलम मधुरम, बहलम मधुरम, स्निग्धम, विश्रम, गुरु पिछलम, गुरु पिछलम, शुक्लम बहु, शुक्रम, शुक्लम, बहु, चा, यद शुक्रम, देखो जहां जहां श्लोक में छा लिखा मिले उसे सा पढ़ो। तो ये यश शुक्रम, फलवत, फलवत, तद संशयम। तो शुक्र का स्वरूप क्या होता है? शुक्र का स्वरूप बहलम, बहल का मतलब होता है गाढ़ा, बहल मतलब गाढ़ा होता है। मधुर मतलब मीठा, क्योंकि शुक्र में क्या होता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं, मीठे होते हैं। इसके अलावा स्निग्ध, चिकना, स्निग्ध के बाद में अविश्रगंधी, ये है विश्र, अविश्र गंधी, अविश्र की गंध होती है, जो सड़ने जैसी गंध होती है, तो सड़ने जैसी गंध शुक्र में नहीं होती है। इसके अलावा शुक्र भारी गुरु होता है। पिछिल, पिछिल मतलब चिपचिपा होता है। शुक्लम, शुक्लम मतलब श्वेत वर्ण का। बहु, बहु मतलब बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा आपने देखा ही होगा, एक बार के डिस्चार्ज में कम से कम मिलियंस स्पर्म होते हैं। तो ये शुक्र के गुण भी यही है, काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो गुण होते हैं वो शुक्र के होते हैं। और इसमें लास्ट में क्या लिखा है, फल वद आसन से, फल देने वाला। शुक्र कैसा होना चाहिए, फल देने वाला होना चाहिए। तो ये सारे गुण जो है शुक्र के होते हैं। लेकिन ये तो आचार्य चरक ने ऐसा बताया था। सुश्रुत ने वर्ण के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। जैसे आचार्य सुश्रुत ने बताया, स्फटिकाभ्याम, स्फटिकाभ्याम, स्फटिक एक प्रकार का पत्थर होता है। जैसे शंकर जी की जो ललाट बनी होती है, जो व्हाइट वाला संगमरमर के पत्थर जैसा होता है, उसे बोलते हैं स्फटिक। स्फटिका मतलब स्फटिक पत्थर की आभा वाला, स्फटिक पत्थर की आभा वाला। दूसरा है द्रव, मतलब लिक्विड। स्निग्ध, स्निग्ध, मधुर,
मधुगंधी, शहद की गंध वाला। और शुक्रम इच्छत केचितु कुछ शुक्र तैल छौद्र निभम। कुछ आचार्यों के अनुसार तैल छौद्र, तैल छौद्र निभम। तैल छौद्र निभम का मतलब क्या होता है? छौद्र का मतलब होता है शहद। कुछ आचार्यों का ये कहना है कि शुद्ध शुक्र जो होता है वो थौल और समान होते हैं, और सुश्रुत ने कहा शुद्ध शुक्र स्फटिक पत्थर के समान द्रव, लिक्विड, स्निग्ध, मधुर और मधु यानी कि के गंध वाला होता है। नेक्स्ट, शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण। 8 कारण क्या है? शुक्र प्रवृत्ति मतलब शुक्र के बाहर निकलने के 8 कारण क्या है? हर्ष, हर्ष मतलब इरेक्शन ऑफ पेनिस, शिश्न हर्ष यहाँ पर, या इसको ये कहें कि इरेक्शन ऑफ पेनिस। फिर तरस, तरस का मतलब होता है स्त्री की इच्छा, स्त्री की इच्छा होगी तभी मैथुन होगा, उसी के फलस्वरूप शुक्र बाहर आएगा। तीसरा है सरता, सरता का मतलब होता है लिक्विडिटी ऑफ सीमेन, यानी कि वीर की अस्थिरता, वीर एक जगह रुकता नहीं। चौथा कारण है पिछलता, चिपचिपापन, उसके कारण से बाहर आता है। पांचवा कारण है गुरुता, वीर की गुरुता भारीपन होता है इसलिए बाहर आता है। छठा कारण है अणु, अणु मतलब बहुत सूक्ष्म होना, वीर का सूक्ष्म रूप। फिर प्रणव भाव, प्रवण भाव, प्रणव भाव मतलब बाहर निकलने का स्वभाव, बाहर निकलने का स्वभाव। नंबर 8, और वायु का द्रुतगामी होना, वायु का द्रुतगामी होना, तो जो अपान वायु है उसका द्रुतगामी होना। ठीक है, ये सारी चीजें जो है शुक्र बाहर आता है उसके कारण। नेक्स्ट, शुक्र का अंजलि प्रमाण। शुक्ल
अर्धांजलि होता है। आधा अंजलि। शुक्र और ओज जो होते हैं वो अर्धांजलि होते हैं। 5 भौतिक संगठन। पांच भौतिक संगठन। शुक्र का जो 5 भौतिक संगठन होता है वो सौम्य होता है, यानी कि सौम्यम शुक्रम। तो शुक्र जो होता है वो सौम्य होता है, इसीलिए जल महाभूत प्रधानता। नेक्स्ट, शुक्र वह स्रोतस। शुक्र वह स्रोतस, इसके 2 मूल होते हैं सुश्रुत के अनुसार। है 2 मूल में स्तन और प्रसन। जबकि आपने प्रसन और सेफ बताया। प्रसन और सेफ बताया। नेक्स्ट, शुक्र धातु का कार्य क्या है? कर्म। तो शुक्रात गर्भ प्रजायते, शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा शुक्र जो होता है, सुश्रुत ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे शुक्र धैर्य, जो व्यक्ति में शुक्र ज्यादा होता है, शुक्रसार होता है, धैर्य। च्यवन, च्यवन मतलब आनंददायक। प्रीति, प्रेम करने वाला। देह बल उसका ज्यादा होता है। हर्ष, ये कार्य शुक्र के होते हैं। शुक्र क्षय और वृद्धि के लक्षण। शुक्र क्षय और वृद्धि के लक्षण। शुक्र क्षय होने पर दुर्बलता, मुख सोज। दुर्बलता, मुख सोज। पांडु, सदन। सदन मतलब शिथिलता। भ्रम, चक्कर आना। क्लैब मतलब नपुंसकता। शुक्र का न निकलना। या कम निकलना। मेट, और मेट मतलब पेनिस, ब्रसल मतलब टेस्टिकल्स। तो मेट और वृषण में पीड़ा, वेदना यानी कि दर्द होना। शुक्र के साथ रक्त का आना।
शुक्र के साथ रक्त का आना, तिमिर दर्शन, तिमिर मतलब आंखों के सामने अंधकार का छा जाना, तिमिर दर्शन। अंग मर्द, पूरे शरीर में दर्द लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर शुक्र जाए, शुक्र वृद्धि में अति स्त्री कामता, अति स्त्री कामता मतलब ज्यादा मैथुन की इच्छा करना, अति स्त्री कामता। शुक्रास्मरण, शुक्रास्मरी यानी स्पर्मेथोलिथ, स्पर्म स्पर्मेथोलिथ यानी कि जो शुक्र है उस स्टोन की तरह बन जाना। और शुक्र का अति प्रादुर्भाव, शुक्र का बहुत ज्यादा बाहर आना, तो ये शुक्र। शुक्र सार पुरुष के लक्षण क्या है? शुक्र सार पुरुष के लक्षण, तो जिस व्यक्ति के अंदर शुक्र उत्तम रूप में होता है तो ऐसे व्यक्ति स्निग्ध शरीर वाले, स्निग्ध और संहत, संहत मतलब ठोस शरीर वाले, श्वेत नख, दंत और अस्थि वाले, उनके नाखून, दांत और हड्डियां श्वेत वर्ण की होंगी। और बहुकामी, बहुत ज्यादा बहुकामी मतलब अति मैथुन की इच्छा करने वाले, बहु संतान वाले, क्योंकि उनके संतान भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा सौम्य दृष्टि, इनकी सौम्य प्रकृति होती है, यानी कि इनका नेचर सॉफ्ट होता है। इनकी दृष्टि बड़ी सौम्य होती है, सौम्य दृष्टि यानी कि नेत्र इनके कोमल होते हैं। और नेत्र जो है दुग्ध से भरे हुए के समान, दुग्ध से भरे हुए के समान लगते हैं। इनके जो दांत हैं गोलाकार, समाकार, ठोस होते हैं। ऐश्वर्य, आरोग्य, धन, सम्मान एवं अधिक संतान वाले, ये सारे शुक्र सार पुरुष के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ओज। ओज जिसको
मॉडर्न में इम्यूनिटी कहते हैं, प्रतिरक्षा। ओज की उत्पत्ति देखें तो ओज आचार्य चरक का एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथमम जायते ओजा, प्रथमम जायते ओजा, ये आधा हा और इसमें ये या लगा हुआ है, योजा। प्रथमम जायते और ये कट के ओज बन जाता है, ओजा। प्रथमम जायते ओजा शरीर अस्मिन, शरीर अस्मिन शरीरणाम सर्पी वर्णम मधुरसम लाज गंधि प्रजायते। लाज गंधि प्रजायते। तो प्रथमम जायते ओजा शरीर अस्मिन शरीरणाम। तो प्रथमम, तो इस शरीर में, अस्मिन मतलब इस शरीर में, इस शरीर में सर्वप्रथम ओज की उत्पत्ति होती है। ओज उत्पत्ति होती है और इसमें क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होगा, तो सर्पी यानी कि घृत के समान। कैसा होगा, तो मधु यानी कि शहद के समान। और गंध कैसी होगी ओज की, तो लाज गंधी। तो ओज का वर्ण कैसा है, सर्पी वर्ण का है, मधु के समान गंध, लाज गंध होती है। ये जो बात कर रहे हैं आचार्य चरक, ये किस प्रकार के ओज की बात कर रहे हैं, तो ये गर्भस्थ ओज है। क्या बताया कि गर्भ के अंदर जब शिशु होता है तो उसके अंदर जो ओज होता है वो किस प्रकार होता है, वर्ण सर्पी के समान, रस मधु के समान और गंध लाज गंध होता है। क्योंकि बाद में जो है, क्या बताया है चरक ने, पीत हल्का पीले वर्ण का बताया है। तो ये भी लिख लें कि चरक ने ओज का स्वरूप में हृदय तिष्ठति, चरक ने ओज को तो हृदय में आश्रित ईसत, ईसत मतलब हल्का सा रक्त पीत वर्ण का बताया है। ये कौन से ओज की बात कर रहे हैं, जन्म के बाद, यानी कि जन्म के बाद जो ओज है वो हृदय में स्थित होकर हल्का सा पीत वर्ण का हो जाता है, हल्का सा रक्त और पीले वर्ण का हो जाता है। ओज जो है, जिस प्रकार से भंवरे जो है वो फल और पुष्प से रस को इकट्ठा कर कर शहद बना देते हैं, उसी प्रकार से शरीर के अंदर जितनी भी धातुएं हैं उन धातुओं का जो सार अंश होता है वो ओज के रूप में एकत्रित हो जाता है।
इसलिए ओज को सर्व शरीर सर्व धातु सार भी कहते हैं। अष्टांग हृदय ने, अष्टांग संग्रह ने ओज सभी धातुओं का परम तेज अंश है। ओज सभी सभी धातुओं का परम तेज अंश है। ओज का स्वरूप देखें, ओज का स्वरूप ओज का स्वरूप कैसा होता है? तो ओज जो होता है, तो श्रुत ने बताया, अभी पीछे वर्ण की बात कर रहे हैं, लेकिन तो सोमात्मक यानी कि जल प्रधान होता है, स्निग्ध होता है ओज, शुक्ल वर्ण का होता है, होता है, स्थिर होता है, सर होता है, मृदु होता है और विविक्त का मतलब होता है निर्मल होता है। मृत होता है चिपचिपा, पिछल। और प्राण आयतन उत्तमम, उत्तम प्राणायतन होता है। तो यहाँ पर 10 बताए गए हैं सुश्रुत के द्वारा। उत्तम प्राणायतन, अगर किसी का शुक्र क्षय हो जाए तो उसके प्राण भी क्षय हो जाते हैं। तो ये ओज के बारे में है, इम्पोर्टेंट है चरक के। तो आचार्य चरक ने ओज के 10 गुण में गुरु, शीत, मृदु, लक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिछिल और स्निग्ध, तो ये 10 गुण जो होते हैं ओज के होते हैं। गुरु, शीत, मृदु, लक्षण, बहल, मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिछिल। तो इसमें देखें शुक्र के गुण और ओज के गुण लगभग लगभग समान ही होते हैं। ओज का पोषण कैसे होता है? तो आहार के प्रसाद भाग से ओज का पोषण होता है। ओज का स्थान देखें, ओज का स्थान तो सर्व शरीर है। ओज का ओज का स्थान, ओज के भेद और प्रमाण। तो ओज के 2 भेद हैं, ऐसा चक्रपाणी जी ने बताया है। एक है पर ओज और एक है अपर ओज।
एक है परोज और एक है अपरोज। पर मतलब हृदय, परोज कहाँ होता है? हृदय में होता है और इसका प्रमाण होता है 8 बूंद। कितना प्रमाण होता है? 8 प्रमाण होता है। जबकि यही ब्रैकेट में लिख लें, अरुण दत्त ने 6 बूंद प्रमाण बताया। परोज कहाँ रहता है? हृदय में रहता है और 8 बूंद इसका प्रमाण है। अरुण दत्त ने 6 बूंद बताया है। अपरोज कहाँ रहता है? सर्व शरीर में, और इसका जो प्रमाण है अर्धांजलि, आधांजलि प्रमाण है इसका, और सर्व शरीर में रहता है। अपरोज को प्राकृत कफ भी कहा जाता है, चाहे बगल में लिख लें, प्राकृत कफ भी इसको कहते हैं। ओज का कर्म क्या है? ओज का कर्म, ओज के कर्म बल से मांस धातु स्थिर और पुष्ट होती है। ओज के रूप में विद्यमान बल से मांस धातु स्थिर तथा पुष्ट होती है। दूसरा, कार्य सामर्थ्य, यानी किसी भी कार्य करने को शक्ति आ जाती है। स्वर और वर्ण उसके निर्मल यानी कि स्वच्छ हो जाते हैं। इंद्रियां अपने कर्म इंद्रियां अपने कर्मों को संपादित करती हैं। इंद्रियां अपने कर्मों को संपादित करती हैं। तो ये ओज के मुख्य कर्म होते हैं। नेक्स्ट, ओज क्षय के कारण, ओज क्षय के लक्षण सुश्रुत के बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में अब हम लोग कल पढ़ेंगे, आज बस इतना ही।